कि साहब नहीं, बिग बैंग नहीं, कुछ और बैंग हुआ था, तो उसके कारण से यूनिवर्स बना। 1700 साल तक मानव जाति ये समझती रही कि जो अर्थ है इस यूनिवर्स के सेंटर में है और अदर प्लैनेट इस अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। कि मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलती है, कौन से रीजन में, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी किस जगह पे बहती है। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीटीए लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारा 40 दिन का एक्सप्रेस कोर्स मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स 2023 की पहली क्लास है और हम लोग इस पूरे कोर्स को चालू कर रहे हैं ज्योग्राफी के टॉपिक से। इस पूरे कोर्स का जो शेड्यूल है 40 दिन का, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके सामने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2023 का सिलेबस है ज्योग्राफी का। ये इंडिया को लेकर के है और ये मध्य प्रदेश, दोनों प्री का ही है। तो अगर मैं इस सिलेबस की बात करूं तो जो पहला टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। जैसे पहाड़ कैसे बनते हैं, प्लेटू जो पठार होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, क्या होते हैं, प्लेन रीजन किस तरीके से बनता है, रिफ्ट वैली किस तरीके से बनती है, ओशंस क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, अर्थक्वेक, अर्थ के बारे में हम जानेंगे, अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर किस तरीके का है उसके बारे में हम जानेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। तो मिट्टी, अर्थ का जो स्पेशल फीचर है, जो अर्थ क्रस्ट का सॉइल, वो किस तरीके से बनती है, मौसम किस तरीके से चेंज होते हैं। तो ये कुछ ऐसे फिजिकल ज्योग्राफी के फिनोमेना है, एसेंशियल फिनोमेना है, वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर पे जो भी कभी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर में आती हैं। क्लाइमेट रीजन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट अलग अलग नहीं है, वो साथ में ही मिलकर के चलते हैं। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिलेबस दिया है, उस सिलेबस के अंदर में दिखाई देता है फॉरेस्ट मिनरल रिसोर्सेज, जंगल, कौन से जंगल कहाँ पर है, उन जंगल से क्या मिलता है हमको, वाटर, एग्रीकल्चर यहीं पे दे दिया, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी सफारीज, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है ना, वाइल्ड लाइफ, एंडेंजर्ड एनिमल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल, एसेट्रा एसेट्रा, इंडिया के लेवल पे। अभी मध्य प्रदेश, क्योंकि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला इंडिया एंड वर्ल्ड और दूसरा मध्य प्रदेश। तो ये पहला पार्ट है इंडिया एंड वर्ल्ड। फिर हम सोशल ज्योग्राफी की बात करें तो ये पॉपुलेशन सेंसस का ही पार्ट है। पॉपुलेशन सेंसस में डिस्कस होती है कि कौन सा प्रदेश हमारे भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, मध्य प्रदेश के अंदर में डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सेक्स रेशियो कितना है, किस डिस्ट्रिक्ट का, किस स्टेट का, लिटरेसी कितनी है, पुरुष महिलाओं का अनुपात कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। बहुत सारे फैक्चुअल एनालिसिस होता है इस पॉपुलेशन सेंसस के अंदर में, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं इसके अंदर में। दूसरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमी जो एक टॉपिक है उसका बहुत सारा पार्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर में कवर हो जाता है। तो ये वही इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडस्ट्री कौन सी कहाँ पर सिचुएटेड है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सड़कें, हाईवेज, मध्य प्रदेश में से कौन से हाईवेज निकल के जाते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उसके से होकर के निकलता है, एटसेट्रा। पोर्ट्स कहाँ पर हैं, नए पोर्ट्स, पुराने पोर्ट्स, सबसे बड़ा पोर्ट, नेचुरल पोर्ट्स, मैन मेड पोर्ट्स, हवाई अड्डे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इस तरीके से चीज़ें इसमें कवर होती हैं। फिर हम बात करें इन सब चीज़ों की। अच्छा, इसमें भी कई सारा जो पार्ट है ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफिकल फिनोमिना के बाद में जो 50% ज्योग्राफी बचती है वो मैप रीडिंग के थ्रू कवर होती है। मैप रीडिंग एक बहुत एसेंशियल पार्ट है ज्योग्राफी का। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कई बार कुछ प्लेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हमको ये लगता है कि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर्स को स्टडी कर रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं,
अगर उसमें किसी स्पेसिफिक कंट्री प्लेस का जिक्र होता है तो उस कंट्री को, उस प्लेस को आप या तो गूगल मैप्स के थ्रू या फिर अपनी एटलस के थ्रू ज़रूर देखें, जिससे कि वो हम एक पिक्चर मेमोरी के फॉर्म में वो हमारे माइंड में चला जाता है कि अच्छा ये जगह यहाँ है। इसराइल का इशू चल रहा है, इतना गर्म मुद्दा है, और अगर कोई पूछे कि भैया इसराइल का है, हमने इसराइल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया लेकिन इसराइल को हमने मैप पे नहीं देखा कि इसराइल का है, तो इसराइल को मैप पे देख लो तो क्या होता है, हमको पता पड़ जाएगा कि भैया इसराइल कौन कौन से कंट्री से घिरा हुआ है, क्योंकि न्यूज़ में सीरिया भी आ रहा है, लेबनान भी आ रहा है, जॉर्डन भी आ रहा है, इजिप्ट भी आ रहा है। नॉर्थ के अंदर में सीरिया लेबनान है, ईस्ट के अंदर में जॉर्डन है, वेस्ट में मेडिटेरियन सी कोस्ट करता है, नीचे साउथ में सनन पेनिनसुला और फिर इजिप्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको कब पता पड़ेंगी, जब हम उस स्पेसिफिक जगह को मैप के ऊपर पे देखेंगे। तो ये चीज़ आप समझ लो कि जो भी प्लेस अगर आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स के अंदर में, उस प्लेस को एक बार मैप के ऊपर पे देख लो। ज्योग्राफी पढ़ते समय हमको एक चीज़ बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है, एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस अपने साथ में रखनी है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे मैप रीडिंग को ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के थ्रू हम कवर करेंगे। आजकल तो गूगल मैप्स भी है, आप उसके थ्रू भी मैप रीडिंग को कर सकते हो। ये तो रहा वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है एमपीपीएससी का। ये मध्य प्रदेश पीएससी का सिलेबस ज्योग्राफी का जो मध्य प्रदेश के लिए है वो है सेम ही सिलेबस है, बस उस पूरे के पूरे सिलेबस को मध्य प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया है। देखो जैसे जो फिजिकल ज्योग्राफिकल फिनोमेना है वो मध्य प्रदेश के लिए तो बदल नहीं जाएगा ना। पहाड़ कैसे बनता है तो वो तो एक प्रोसेस है, पहाड़ कैसे बनता है वो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में भी वैसे ही बनेगा जैसे इंडिया में, ऐसे वर्ल्ड में बनेगा। सोलर सिस्टम बदल नहीं जाएगा, नदियां बदल नहीं जाएंगी, मिट्टी कैसे बनती है बदल नहीं जाएगी। हाँ, क्या बदलेगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलती है, कौन से रीजन में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी किस जगह पे बहती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मध्य प्रदेश में कौन सा पहाड़ है, सतपुड़ा कहाँ है, विंध्याचल कहाँ है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मध्य प्रदेश के अंदर में कौन से जंगल हैं, कितने जंगल हैं, कहाँ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड हैं, वो सारी की सारी चीज ये भी। लेकिन आप देखो, आप इसको मैप के ऊपर पे देखोगे तो आपको पता पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस भाग के अंदर में स्थित है, उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, दक्षिण, मध्य प्रदेश के भाग में। अब भैया डिस्ट्रिक्ट तो उसने दिया ही नहीं क्या करोगे। हमने रट लिया कि पन्ना किस जिले के अंदर में सिचुएटेड है, लेकिन हमने मैप के ऊपर पे देखा नहीं, तो हमसे क्वेश्चन मिस हो गया। तो ये तरीका है कि हम किस तरीके से आगे। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, जब हम पूरा का पूरा क्लाइमेट पढ़ेंगे तो उसके अंदर मध्य प्रदेश भी कवर होगा कि कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर में आता है। नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेस ऑफ मध्य प्रदेश, ट्रांसपोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मेजर इरिगेशन इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ पर पे है। फिर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। ये कुछ सिलेबस है मध्य प्रदेश प्रीलिम्स 2023 के लिए ज्योग्राफी का, और इस पूरे के पूरे सिलेबस को हम आगे आने वाले 10 क्लासेस में कवर करेंगे। जो 40 दिन का पूरा कोर्स है उसमें 10 क्लासेस स्पेसिफिकली ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के लिए रखी हैं। बड़ा टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चालू करते हैं हमारी आज की पहली क्लास। ये जो क्लास है ये 3 भागों में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है वो कवर करेगा आप यूनिवर्स किस तरीके से बना, उसके पीछे थ्योरी जो है बिग बैंग वो क्या है, स्टार किस तरीके से बनते हैं, प्लैनेट किस तरीके से बनते हैं, और हमारा सोलर सिस्टम। पार्ट 2 में जो अर्थ है, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ किस तरीके से हुआ, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही में जो अर्थ का 5 लेयर स्ट्रक्चर है उसको हम समझेंगे। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं और ये क्या चीज़ें हैं, हम सब डीप में इनके बारे में जानेंगे। जो तीसरा पार्ट है दोस्तों वो लैटिट्यूड, हम अर्थ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जो अर्थ की मोशंस हैं, अपने एक्सिस पे घूमना और सन को रिवॉल्यूट करना, तो ये जो 2 मूवमेंट हैं इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी की सारी चीज़ें, टाइम और डेट, एक्लिप्स जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है और उनके जो इफेक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारी पहली क्लास ब्रॉडली इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है
और ये हम टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हम चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यूनिवर्स की। ये क्या है, कैसे बना। एक सिंपल लाइन में अगर हम बात करें तो वट एवर दैट एग्जिस्ट दैट इज़ यूनिवर्स। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो यूनिवर्स है। एक मैं आपको और बेहतर व्यू देता हूँ उसका। देखो, ये हमारा ग्लोब है, ये अर्थ है, ठीक है दोस्तों। और ये जो चारों तरफ आप देख रहे हो, ये चारों तरफ आप देख रहे हो ना, इस पृथ्वी के चारों तरफ, ये रहा हमारा सूर्य, ठीक। और ये जो कुछ भी आप देख रहे हो ना इसके चारों तरफ पर पे, ये सब मिला करके वट एवर एग्जिस्ट दैट इज यूनिवर्स। जो कुछ भी आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ये सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, गैस के गोले हैं, बहुत सारी चीज़ें, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ पे एग्जिस्ट करता है वो सब का सब यूनिवर्स है। तो जो कुछ भी, चाहे वो हमको दिखता हो नहीं दिखता हो, हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, ये यूनिवर्स एक इनफाइनाइट प्लेस है जिसका कोई अंत, कोई छोर अभी तक किसी भी थ्योरी थीसिस के अंदर में सामने नहीं आया है। एक थ्योरी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, जो हमको ये बताती है कि हो सकता है कि इस तरीके से यूनिवर्स बना हो। अब ये बिग बैंग थ्योरी बोलती क्या है, जो एक कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट रहे बेल्जियम से, जॉर्ज लेमेंत्रे, उन्होंने 1960-70 के बीच में ये थ्योरी दी और बताया कि जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले एक ऐसा बिंदु था जिसके अंदर में, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी, जिसकी ग्रेविटेशनल पुल फोर्स बहुत ज़्यादा। और दोस्तों, उस टाइनियस बिंदु को फिजिक्स के अंदर में एक और चीज़ बोलते हैं, दैट इज सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी। अब ये सिंगुलैरिटी क्या है? आप लोगों ने एक वैज्ञानिक हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, उनका नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। तो उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर में उन्होंने सिंगुलैरिटी का एक कॉन्सेप्ट दिया है और ये बोला है कि व्हाट इज सिंगुलैरिटी? सिंगुलैरिटी इज अ डॉट, इट इज द इनफाइनाइटली स्मॉल डॉट जिससे कुछ भी एस्केप नहीं हो पाता है। इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इसका रहता है कि सब कुछ इसके अंदर में समझ आता है, इंक्लूडिंग लाइट। एंड दैट इज व्हाट सिंगुलैरिटी इज। ठीक है, ये सिंगुलैरिटी है। तो अगर हम माने कि भाई ये जो बिंदु है, ये 13.7 बिलियन ईयर्स पहले जो बिंदु था, उसको लोगों ने बोला, इन वैज्ञानिक लोगों ने बोला कि वो सिंगुलैरिटी था। ठीक है साहब, था। अब हुआ क्या कि ये जो सिंगुलैरिटी का बिंदु है, इस बिंदु के अंदर में हुआ एक ब्लास्ट। वो जो ब्लास्ट है, उसी ब्लास्ट को बिग बैंग बोला जाता है। अब जब ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट होने के बाद में सारा जो मैटर है वो एक्सपैंड हुआ, वो फैला, एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होकर के ठंडा हुआ। ठंडा हुआ तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने। बाद में फिर इन्हीं से मिलकर के एटम बना। इन एटम से गैसेस बने, हाइड्रोजन, हीलियम, अलग तरीके के अलग अलग गैसेस। इन गैसेस के क्लाउड बने और धीरे धीरे करके हमारा जो आज का यूनिवर्स है, जैसे जैसे टाइम आगे चलता चला गया, ये इन्हीं क्लाउड से फिर स्टार बना। अभी हम बात करते हैं स्टार फॉर्मेशन की। पहला स्टार बना 13.4 बिलियन ईयर्स एगो। हमारा आज का सन भी इसी प्रोसेस से बना 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ये आज का समय है हमारा। ये हम आज टुडे, अगर हम आज के समय की बात करें तो, है ना। तो ये जो प्रोसेस रहा, इस तरीके से यूनिवर्स कुछ बना। ये एक थ्योरी है, ऐसा मानते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम थ्योरी की बात करें तो जो ज़्यादा लोग मानते हैं उसको हम सच समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं अभी हम अर्थ पढ़ेंगे तो दो थ्योरी हैं, एक है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी और एक है जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, हम लगभग 1700 साल तक
1700 साल तक मानव जाति ये समझती रही कि जो अर्थ है वो इस यूनिवर्स के सेंटर में है और सन और अदर प्लैनेट इस अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। दैट इज दी जियोसेंट्रिक थ्योरी। 1700 साल तक हम इसको समझते रहे, हम माने थे, थ्योरी थी, लोगों ने सच माना इस चीज को। लेकिन बाद में जब और वैज्ञानिक शोध बढ़े और ज्यादा रिसर्च हुई तो फिर एक हीलियोसेंट्रिक थ्योरी निकल कर बाहर आई कि भाई जो सन है ये सेंटर में है और अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स इस सन के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। ये हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब इसके प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इससे निकलने वाले जो फैक्ट हमारे सामने आते हैं उनके बेसिस के ऊपर पे पुरानी थ्योरीज को नई थ्योरीज ओवरलैप कर जाती हैं और फिर उनको हम आगे मानने लगते हैं। तो इसी तरीके से बिग बैंग थ्योरी भी एक थ्योरी है। इस बिग बैंग थ्योरी में सच्चाई कितनी है उसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे रिसर्च किए हैं और उन अभी वर्तमान में भाई कोई नई थ्योरी आ जाए आगे चल करके तो नहीं पता कि साहब नहीं बिग बैंग नहीं कुछ और बैंग हुआ था तो उसके कारण से यूनिवर्स बना। सो दिस इज व्हाट दी प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये एक सिंपल सी कहानी है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक चीज, हमने अभी क्या बात करा कि ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होकर के फिर जो आगे समय निकला तो उसमें न्यूट्रॉन बना, प्रोटॉन बना, इलेक्ट्रॉन बना, है ना। इस तरीके से कई सारी चीजें बनी और फिर इनसे फिर एटम बना। ठीक है, अब जरा सोचो दोस्तों कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ना, ब्लास्ट होने के बाद एक सेकेंड, ब्लास्ट होने के बाद एक सेकेंड, लेकिन इस एक सेकेंड के भी पहले मिलियंस माइक्रो मिली सेकेंड्स, ब्लास्ट होने के तुरंत बाद एकदम से एक सेकेंड के भी पहले क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसने न्यूट्रॉन को बनाया, ऐसा क्या बना। ठीक, वो क्या था जिसने न्यूट्रॉन को बनाया, वो जो क्या था है, व्हाट वाज दैट, वो क्या था जिसने न्यूट्रॉन को बनाया, ये क्या था ही है गॉड्स पार्टिकल। हिग्स बोसॉन, गॉड्स पार्टिकल कि वेरी आफ्टर माइक्रो मिली सेकेंड ऑफ द बिग बैंग व्हाट जस्ट हैपेंड, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या बना जो इनसे भी टाइनी है, इनसे भी छोटा है और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट वाज दैट, वो पार्टिकल क्या है, किसी को पता ना था, इसलिए उन लोगों ने उसका नाम गॉड पार्टिकल रख दिया। आज की डेट में एक ऑर्गेनाइजेशन है CERN, दैट इज यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। CERN कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। ये कर क्या रहा है? ये दोस्तों इसी गॉड पार्टिकल की खोज कर रहा है। और अब ये बना कब? ये बना था 29 सितंबर 1954 में। इसमें कुल 23 मेंबर कंट्री हैं, फुल टाइम मेंबर्स, और 10 एसोसिएट मेंबर हैं। हम यहां देखें 23 मेंबर कंट्रीज हैं, ये फुल टाइम मेंबर है। ठीक है, ये कौन है? फुल टाइम मेंबर। 10 एसोसिएट मेंबर्स हैं। अब इन 10 एसोसिएट मेंबर्स में एक इंडिया भी है। जनवरी 2017 में इंडिया इसके मेंबर बना। मेंबरशिप फी ली है CERN ने 40 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से इंडिया मेंबरशिप फी इस CERN को देता है। ठीक है भैया। अब ये CERN कर क्या रहा है? ये CERN ने जमीन के 100 फीट नीचे एक सुरंग बनाई, 27 किलोमीटर लंबी सुरंग, गोल सुरंग। ठीक है, और
इस सुरंग के अंदर में उसने एक लार्ज हैड्रन कोलाइडर नाम का एक एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट रखा। ये एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट क्या था कि ये प्रोटॉन बीम की बारिश करता था। इन प्रोटॉन बीम्स को आपस में टकराता था, गोल गोल घुमा करके ये आपस में उन प्रोटॉन बीम्स को, जो लाइट की वेलोसिटी है, उस लाइट की वेलोसिटी पे दो प्रोटॉन बीम्स को आपस में ये टक्कर करवाता है। दैट इज द लार्ज हैड्रन कोलाइडर। ये जानना क्या चाहता है? ये जानना चाहता है कि इसका मानना है कि वो जो टक्कर होगी उससे जो ब्लास्ट होगा वो बिग बैंग के समान होगा। अब वो बिग बैंग के समान अगर है तो जो एक क्वेश्चन है कि व्हाट जस्ट हैपेंड वेरी आफ्टर द बिग बैंग ब्लास्ट, है ना, मिलियन माइक्रो मिली सेकेंड पे क्या हुआ, वो ऐसा क्या था जिसने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को बनाया, वो गॉड पार्टिकल। तो वो एक एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया। 2010 में पहला एक्सपेरिमेंट किया, ठीक, और फिर 2012 में इन्होंने, और चलते आज भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, 2012 में इनको एक ब्रेक थ्रू मिला जिसके अंदर में उन्होंने बोला कि यस, हम गॉड पार्टिकल जैसे एक पार्टिकल को खोज निकाला है। अब उसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि वो वाकई गॉड पार्टिकल है, कुछ और पार्टिकल है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक निरंतर रिसर्च का पॉइंट है। इसके अंदर में कुल 7 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इस सर्न के अंदर में। इंडिया इसका एसोसिएट पार्टनर है, तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर जिस एक्सपेरिमेंट में चाहे उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। इससे जो डेटा जनरेट हो रहा है इंडिया को, क्योंकि वो एसोसिएट मेंबर है इंडिया, तो सारा का सारा डेटा इंडिया को एक्सेसिबल है। हमारे साइंटिस्ट वहाँ जाकर के उनकी लैब फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। अगर ये जो सर्न लैबोरेटरी है बहुत एडवांस साइंटिफिक लैबोरेटरी है, अगर ये मॉडिफिकेशन में जाती है, रिनोवेशन में जाती है, अपग्रेडेशन में जाती है, तो हमारी इंडियन इंडस्ट्री भी वहाँ पर टेंडरिंग के प्रोसेस में जाकर के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कुछ पार्ट हैं जो कि इंडिया और सर्न से रिलेटेड हैं। बिग बैंग के ऊपर पे भी क्वेश्चन उठ सकते हैं कि अब जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। अब ये क्या है एक्चुअल में? ये है कि जो बिग बैंग थ्योरी है, ये वाकई में बिग बैंग थ्योरी एक सिर्फ कल्पना तो नहीं किसी की। इसके पीछे फैक्ट क्या है कि हमें बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग के कारण से ऐसा एक्सपेंशन हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है कि जब ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद में एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन होने के बाद में पूरा यूनिवर्स ठंडा हुआ, तो एक फेंट ग्लो ऑफ रेडिएशन छोड़ गया, एक चमकता हुआ जगह, है ना, एक चमक सी छोड़ गया एक स्पेसिफिक ब्रह्मांड के अंदर में, इस यूनिवर्स के अंदर में। ये जो चमक है इसी को फेंट ग्लो ऑफ रेडिएशन बोलते हैं, और यही फेंट ग्लो ऑफ रेडिएशन कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है। और ऐसा बोलते हैं कि यही एक ऐसा फैक्चुअल एविडेंस है जो कि बिग बैंग थ्योरी को सत्यापित करता है, इसको प्रूव करता है कि हाँ, बिग बैंग जैसा कोई ब्लास्ट हुआ होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, बिग बैंग के ऊपर पे, कि कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन क्या है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है दोस्तों कि ये जो न्यूक्लियर रिसर्च चल रही है सर्न के अंदर में, इंडिया इसका पार्टिसिपेंट है, तो इंडिया को क्या फायदे हैं इस पार्टिसिपेशन से? 40 करोड़ रुपए सालाना भारत दे रहा है सर्न को। क्या भारत को ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अंदर में पार्टिसिपेंट बनना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर में बताएं, ये आपके लिए टास्क है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टार फॉर्मेशन, या फिर
लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। कैसे बना तारा, एक तारा वो तारा ये तारा, गाना सुना होगा ना स्वदेश का, बच्चे गाते। तो वो तारा बना कैसे? तो हम वापस बिग बैंग के ऊपर आते हैं। भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो वो तो एक ही है ना, बिग बैंग। तो अगर यूनिवर्स उससे बना है तो यूनिवर्स क्या है? वॉट एवर दैट इज एग्जिस्ट इज यूनिवर्स। तो अर्थ भी यूनिवर्स का पार्ट है, मून भी, सारे प्लैनेट, सन क्या है? स्टार है। ध्यान रखना भैया, जो बिल्कुल ही नई सोच के व्यक्ति जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि प्लैनेट और स्टार्स में फ़र्क होता है। डिटेल में हम आगे और जानेंगे। अर्थ प्लैनेट है, स्टार नहीं है। सन स्टार है, प्लैनेट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें। आगे हम जानेंगे ऐसा क्यों है, आप भी जान लेंगे। तो जब बिग बैंग पूरे यूनिवर्स के ओरिजिन का एक थ्योरी है, तो स्टार के ओरिजिन भी बिग बैंग से जुड़े होंगे। तो देखते हैं, पीछे हम दोबारा से सोचें। तो जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद एक्सपेंशन हुआ, ठंडा हुआ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बने, इनसे फिर एटम बना, गैसेस बनी। ये गैसेस एक व्रिल के फॉर्म में आगे बढ़ते चले गए, कंप्रेशन हुआ और गैस के क्लाउड्स बने। इन्हीं गैस के क्लाउड से गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, सब कुछ बना। ठीक है, तो ये जो गैस का क्लाउड है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ये जो धूल और गैस से बने बादल हैं, ये आपस में पास आने लग गए। इनमें कुछ गैसेस रहीं, वो गैसेस, भाई गैस के बाद धूल और गैस के ही तो बादल थे, तो उस गैस में एक गैस हाइड्रोजन भी रही। जब ये पास आने लग गए तो पास आने के कारण से कंप्रेशन फोर्स जनरेट हुआ। इस कंप्रेशन फोर्स जनरेट होने के कारण से हीट जनरेट हुई, और जब ये हीट बढ़ने लगी और इतनी बढ़ गई कि उस हीट के कारण से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन जनरेट हुआ। जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन जनरेट हुआ तो इनॉर्मस हीट जनरेट हुई दोबारा से। जब इनॉर्मस एनर्जी जनरेट हुई तो उस एनर्जी के कारण से ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है, ये एक कॉन्टिन्यूस चेन के फॉर्म में स्टार्ट हो गया। जब उस कॉन्टिन्यूस चेन के फॉर्म में स्टार्ट हो गया तो जो पूरा का पूरा गैस क्लाउड था वो ब्राइटनेस देने लग गया। तो वही जो ब्राइटनेस देने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं न्यूबॉर्न स्टार, स्टेज ऑफ न्यूबॉर्न स्टार, की तारा बन चुका है। ठीक है जी।